हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे JOIT 965 के लिए। सो आज की डेट यानी कि 14 नवंबर को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना कंप्यूटर का सिलेबस तो एक बार ख़त्म कर लिया है। तो अब हमारे पास बचते हैं ऑलमोस्ट 20 डेज़, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना है। तो लास्ट 20 डेज़ के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना कंप्यूटर का थ्योरी वाला सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि एक बार अगर आप थ्योरी कवर कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो 80% क्वेश्चन के आंसर आपको थ्योरी में से मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है तो ये मान लीजिए कि 80% सिलेबस आपका कंप्यूटर का हो गया। अब बाकी जो बचता है 20% वो कैसे कवर होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और रिवाइज करके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कुछ बुक्स सजेस्ट की थी, जैसे ईलाइट स्टडी की बुक होगी, दीक्षित पब्लिकेशन की बुक होगी, अरिहंत का क्वेश्चन बैंक हो गया, किरण पब्लिकेशन की बुक होगी, RS गुप्ता की बुक होगी। और सिर्फ ये बुक्स ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर भी कवर करने हैं। अगर आप थ्योरी पोर्शन के साथ साथ इतना कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90 to 95% आपकी कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा वेरियस प्लेटफॉर्म्स की टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। हिमाचल कॉम्पिटिटिव ने भी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें आपको फुल लेंथ और चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अब हमारे पास रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 20 डेज़ बचे हैं। तो इन 20 डेज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी 30-35 चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यूट्यूब पे डिस्कस करूँ। तो एग्ज़ाम तक अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली की 2 या 3 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हर एक क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके रिकॉर्डेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक चैप्टर जो है बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस का आर्किटेक्चर आप कितने लेवल्स में देख सकते हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। डेटाबेस का आर्किटेक्चर आप 3 लेवल में देख सकते हैं। ANSI स्पार्क ने जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस को 3 लेवल में देख सकते हैं: एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी कहा जाता है और ये एंड यूज़र के सबसे नज़दीक होता है। तो एक्सटर्नल लेवल पे यूज़र जो होते हैं या फिर क्लाइंट जो होते हैं उनको डाटा किस तरीके से दिखेगा? एप्लीकेशंस का यूज़ करके। कंसेप्चुअल लेवल पे डाटा एक्चुअल में डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर किया गया है, टेबल्स की फॉर्म में, रिलेशंस की फॉर्म में किस तरीके से डाटा एक्चुअल स्टोर किया गया है, ये कंसेप्चुअल लेवल में डिफाइन किया जाता है। और फिजिकल लेवल में डाटा फिजिकली यानी कि हार्ड ड्राइव्स में किस तरीके से ब्लॉक्स की फॉर्म में या फिर फाइल्स की फॉर्म में कैसे स्टोर किया गया है, ये फिजिकल लेवल में डिफाइन किया जाता है। तो टोटल 3 लेवल्स में आप डेटाबेस का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज। रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस को क्या कह सकते हैं? और टपल, एट्रीब्यूट, टेबल या फिर रोज। तो रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस को टेबल भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। टेक्निकल टर्म्स में टेबल्स को रिलेशन बोल दिया जाता है या फिर वाइस वर्सा, एक ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आप सभी को पता है किसने डेवलप किया था? EF कॉड ने। तो एडगर फ्रैंक कॉड इनका पूरा नाम है। 19 अगस्त 1923 को ये पैदा हुए थे, और जब ये IBM में काम करते थे तब इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल दिया था। अब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कौन सा होता है? ऐसा मॉडल जहाँ पे डेटा को हम टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इसके अलावा 2 और मॉडल्स भी हैं, आप सभी को पता होगा। एक होता है हायरार्किकल डाटा मॉडल और दूसरा होता है नेटवर्क डाटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल या फिर व्यू लेवल। तो अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल लेवल जो होता है उसको व्यू लेवल भी कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, सिंपल एंटिटी सेट या फिर प्राइमरी एंटिटी सेट। तो ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं है एक प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए, तो उसको कहा जाता है वीक एंटिटी सेट। और वीक एंटिटी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ER मॉडल में डबल रेक्टेंगल के जरिए, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, इन ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ER डायग्राम में आप सभी को पता है एट्रीब्यूट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एलिप्स के जरिए। ठीक है, इस तरीके की जो शेप बनती है ओवल शेप, इसको एलिप्टिकल फॉर्म कहा जाता है और एलिप्स में एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ एंटिटी इंटेग्रिटी द प्राइमरी की में बी। तो एंटिटी इंटेग्रिटी के लिए आप सभी को पता है कि प्राइमरी की जो वो नॉट नल होनी चाहिए, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। नॉट नल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है प्राइमरी की जो वो नॉट नल होती है, यानी कि ये कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती और साथ में ये यूनिक होती है।
एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज नोन एज। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा को हम क्या कहते हैं? टेबल, रिकॉर्ड, डेटाबेस या फिर टपल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटाबेस। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, इसको डेटाबेस कहा जाता है। लॉजिकली रिलेटेड डाटा जैसे किसी कंपनी का डेटाबेस है तो उसमें उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ही रिकॉर्ड्स होंगे, तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा क्या होता है? डेटाबेस। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में क्या कहते हैं? डायरेक्टरी, फाइल, डेटाबेस या फिर सर्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइल कहा जाता है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि उसको टेबल कहते हैं। टेबल भी एक्चुअल में जब आप सिस्टम में देखेंगे ना तो एक फाइल की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो ऑफिस मेटाफोर की अगर हम बात करें तो फाइल इज़ अ रिलेटेड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल को भी एक तरीके से आप वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइल के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डाटा इज। ऐसी फाइल जो कि रिलेटिवली परमानेंट डाटा स्टोर करती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल, सीक्वेंशियल फाइल या फिर नन। तो ऐसी फाइल जो कि रिलेटिवली परमानेंट डाटा स्टोर करती है उसको मास्टर फाइल कहा जाता है। अब और भी डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं डेटाबेस में। तो सबसे पहले देखिए, मेन होती है हमारे पास मास्टर फाइल, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल होती है, रेफरेंस फाइल होती है, बैकअप एंड रिपोर्ट फाइल्स होती हैं, सॉर्ट फाइल्स होती हैं। तो मास्टर फाइल क्या चीज़ है? अ फाइल दैट कंटेन्स रिलेटिवली परमानेंट रिकॉर्ड्स अबाउट पर्टिकुलर आइटम और एंट्रीज। तो ऐसी फाइल जो कि रिलेटिवली परमानेंट डाटा जो है स्टोर करती है उसको मास्टर फाइल कहा जाता है। इसके बाद आती है ट्रांजैक्शन या फिर मूवमेंट फाइल भी कहा जाता है इसको। तो इसको ट्रांजैक्शन या फिर मूवमेंट फाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस फाइल का यूज़ किया जाता है डाटा को होल्ड करने के लिए तब जब ट्रांजैक्शन हो रही हो। तो ट्रांजैक्शन फाइल वो फाइल होती है जो डाटा को होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और इसी फाइल का बाद में यूज़ किया जाता है मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक सुपरमार्केट में दिन भर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कहाँ पे रहेंगी? ट्रांजैक्शन फाइल में। फिर उसके बाद इस फाइल का यूज़ करके जो मेन फाइल होती है स्टॉक फाइल उसको अपडेट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है रेफरेंस फाइल। तो रेफरेंस फाइल का यूज़ मेनली किया जाता है रेफरेंस या फिर लुकअप पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, एक POS टर्मिनल पे आप बारकोड को स्कैन करके किसी पर्टिकुलर आइटम की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो उस आइटम की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? रेफरेंस फाइल में। तो रेफरेंस फाइल मेनली यूज़ की जाती है लुकअप पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद बैकअप फाइल्स आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका यूज़ किया जाता है बैकअप पर्पज़ के लिए। रिपोर्ट फाइल्स कहाँ से जनरेट की जाती हैं? मास्टर फाइल का यूज़ करके। और इसके अलावा सॉर्ट फाइल्स आती हैं, तो सॉर्ट फाइल जो होती है इनको सीक्वेंशियली प्रोसेस किया जाता है, और फिर सीक्वेंशियली प्रोसेस करने के बाद इनका जो डाटा होता है वो मैग्नेटिक टेप्स में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये कुछ मेन टाइप की फाइल्स थी जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, सब रूटीन्स, ग्लोबल वेरिएबल्स रिटन इन VBA code which are used to provide more functionality to database are called macro, module, program या फिर structure। तो कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गया, सब रूटीन्स हो गया, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गया, जिनको के VBA कोड में लिखा जाता है जो कि डाटाबेस को और ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनको मॉड्यूल कहा जाता है। हालांकि मॉड्यूल और मैक्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, मॉड्यूल हो गए या फिर मैक्रोस हो गए, दोनों को विजुअल बेसिक में ही लिखा जाता है, बट मॉड्यूल जो होते हैं वो डाटाबेस को ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मॉड्यूल एक्चुअल में क्या है? कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, यानी कि जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, प्रोसीजर्स लिखते हैं, तो उन सभी की कलेक्शन को मॉड्यूल कहा जाता है। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए या फिर डाटाबेस को कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी मैक्रो भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके पास कुछ एक लिमिटेड एक्शंस होते हैं जिनमें से चूज़ करके आप चाहो एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, ड्रैग द फॉरेन की फ्रॉम द चाइल्ड टेबल टू पेरेंट टेबल, ड्रैग द प्राइमरी की फ्रॉम चाइल्ड टेबल टू पेरेंट टेबल, ड्रैग द फॉरेन की फ्रॉम पेरेंट टेबल टू चाइल्ड टेबल, या फिर ड्रैग द प्राइमरी की फ्रॉम पेरेंट टेबल टू चाइल्ड टेबल। तो दो टेबल्स के बीच में अगर आप एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पेरेंट टेबल में से प्राइमरी की को ड्रैग करके सिंपली चाइल्ड टेबल में ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा, और चाइल्ड टेबल में जो आप प्राइमरी की को ड्रैग करते हैं तो वो बन जाती है वहाँ पे फॉरेन की। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी कि जब आप एक चाइल्ड टेबल में किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है फॉरेन की। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने लायक है कि जब आप चाइल्ड टेबल में फॉरेन की वैल्यू कुछ इंसर्ट करते हैं तो वही वैल्यू पहले पेरेंट टेबल में प्राइमरी की में होनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर आईडी यूज़ किया चाइल्ड टेबल में फॉरेन की तरह, तो अगर आप कस्टमर आईडी 1040 चाइल्ड टेबल में देते हैं तो यही कस्टमर आईडी 1040 पेरेंट टेबल में भी होनी चाहिए। जब सेम आईडी पहले पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करेगी तभी आप इसको जो है वो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं। नेक्स्ट देखिए, डैश कंस्ट्रेंट इज़ यूज्ड इन MySQL टू डिलीट द रोज फ्रॉम चाइल्ड टेबल ऑटोमेटिकली व्हेन द रोज फ्रॉम द पेरेंट टेबल आर डिलीटेड। यानी कि जब आप पेरेंट टेबल से कुछ रोज़ को डिलीट करते हैं और आप चाहते हैं कि सेम वही रोज़ चाइल्ड टेबल में भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए कौन सा एक्शन या फिर कौन सा कंस्ट्रेंट आप यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन डिलीट कास्केड। MySQL में कंस्ट्रेंट यूज़ किया जाता है ऑन डिलीट कास्केड, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसको कास्केड डिलीट कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कास्केड डिलीट ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू डिफाइन अ फील्ड सो दैट व्हेन एंटरिंग डाटा फॉर दैट फील्ड इट विल डिस्प्ले स्टार 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 इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टाइप टेक्स्ट। तो जब आप किसी फील्ड में डाटा एंटर करते हैं तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे टेक्स्ट अपीयर ना हो बल्कि टेक्स्ट की जगह इस तरीके से स्टार स्टार अपीयर हो, तो इसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए, इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का यूज़ करके आप सिर्फ स्टार स्टार नहीं और भी डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड डैश एंड मैनी साइड इज कॉल्ड डैश। तो इजी सा क्वेश्चन है। वन टू मैनी रिलेशनशिप में जो वन वाली साइड होती है उसको पेरेंट कहा जाता है और जो मैनी वाली साइड होती है उसको चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ पिक्चर और अदर ग्राफिक इमेज इज प्लेस्ड इन द रिपोर्ट हेडर सेक्शन इट विल अपीयर डैश। तो आपको पता है हेडर जो चीज़ होती है वो हर एक पेज के टॉप पे देखने को मिलता है। तो अगर आप हेडर की जगह पे कोई इमेज इंसर्ट कर देंगे तो वो भी ऑब्वियस ही बात है कहाँ पे प्रिंट होगा, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। नेक्स्ट देखिए, क्वेरी डिज़ाइन विंडो हैज़ टू पार्ट्स, द अपर पार्ट शोज। क्वेरी डिज़ाइन विंडो आपने देख रखी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट क्या शो करता है, तो अपर पार्ट जो है टेबल विद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स डिस्प्ले करता है। ये यहाँ पे आपके सामने क्वेरी डिज़ाइन विंडो है। ये लोअर पोर्शन है जहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड्स दिख जाएंगी, ठीक है, टेबल दिख जाएंगे। फिर इन टेबल पे कोई क्राइटेरिया लगाना है वो लगा सकते हैं आप। और जो ये अपर पोर्शन है यहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल्स दिख जाएंगे और इनके बीच में रिलेशंस दिख जाएगा। ये यहाँ पे जो वो टेबल्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इन डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है। इस तरीके से जब आप टेबल क्रिएट करते हैं ना तो हर एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल नेम जो है ये एक कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आईडी एक कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस एक कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉलम, इसको फील्ड भी कहा जाता है और रोज जो होती हैं इनको टपल या फिर रिकॉर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन विच मेथड यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज। जब आप नया टेबल क्रिएट करते हैं तो किस मेथड में आपको फील्ड टाइप और साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता है, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजर्ड, क्रिएट टेबल एंटरिंग डाटा या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा का मतलब यहाँ पे डेटा शीट व्यू की बात हो रही है, जहाँ पे आप सिंपली जो है वो डेटा शीट व्यू में डाटा एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नए फील्ड का नाम डिफाइन करते हैं और वहाँ पे सिंपली डाटा एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको फील्ड का टाइप और साइज़ वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फील्ड का टाइप और साइज़ अगर आपने डिफाइन करना है तो फिर आप जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। नेक्स्ट देखिए, टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद रिलेशनशिप सो दैट द डाटा इंटेग्रिटी कैन बी इन्फोर्स्ड, वेयर कैन यू फाइंड रिलेशनशिप कमांड। तो डाटा इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए आपको पता है कि दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं। किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं ये भी आपको पता है, सिंपली प्राइमरी की को ड्रैग करो पेरेंट टेबल से चाइल्ड टेबल में। तो रिलेशनशिप कमांड आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, डेटाबेस टूल्स टैब में। याद रखेंगे इस चीज़ को, रिलेशनशिप कमांड हमें देखने को मिलती है डेटाबेस टूल्स टैब में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई कलीग्स भी JOIT 965 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करिए। और अब डेली बेसिस पे जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं रिकॉर्डेड कोर्स में या फिर लाइव क्लास कोर्स में, तो उन पे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूँगा। डेली की कोशिश करूँगा मैं कि 2 या 3 वीडियो जो डेफिनेटली अपलोड करूँ। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी इन सभी टॉपिक्स की अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स या फिर लाइव क्लास कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।